नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से सभी लोग अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग इस बात को जानते होंगे कि वर्ष 2024 की जो घटना चक्र की पूर्वावलोकन की जो सीरीज़ है वो आने लगी है और उसमें जो पहली किताब आई है वो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की आई है और इसी क्रम में अन्य बुक्स जो हैं आने वाली हैं। सागर सिविल सर्विसेज की तरफ से जो एक छोटा सा प्रयास है कि जो भी बुक्स आएंगी उनको कोशिश किया जाएगा कि आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इस प्रयास का एक उद्देश्य ये है कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो छात्र हैं जो इन किताबों को परचेज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनका मूल्य काफ़ी अधिक है, और दूसरे वो अभ्यर्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं लेकिन प्रतिवर्ष इन किताबों को नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि आप सभी को पता है इनका मूल्य काफ़ी अधिक है, लेकिन इनकी महत्ता के बारे में आप सभी लोगों ने टॉपर्स से अक्सर सुना होगा। तो हमारे इस प्रयास का एक यही उद्देश्य है कि आप सभी लोगों को लाभ मिल सके और आप अपनी परीक्षाओं में बेहतर अंक हासिल कर सकें। तो चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के खंड से, ठीक है, ये भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इसमें हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से। ठीक है दोस्तों, आपको इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस बुक में किसी भी टॉपिक के पहले जो सिनॉप्सिस दिया हुआ है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाए, उसे अच्छे से समझाने की कोशिश किया जाए, समझने की कोशिश किया जाए, जिससे कि जब आपके पास परीक्षा के समय कम समय रहे तो फिर आप उसे कम समय में इस सिनॉप्सिस को ही देख करके आप अपना काम चला सकते हैं और उसके बाद जो MCQ दिए गए हैं उनको हम जल्दी से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले आज देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, भारत का संवैधानिक विकास जो था ये कोई एक दिन का काम नहीं था, यह एक सतत प्रक्रिया के आधार पर सारी चीज़ें निर्मित हुई हैं और इसके जो संवैधानिक जो विकास हुआ है इसको हम 2 खंडों में बांट कर पढ़ सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो शासन था और दूसरा ब्रिटिश ताज के अधीन जो शासन था। 1773 से लेकर 1853 के अधीन जितने भी एक्ट और अधिनियम पारित किए गए थे वो सारे ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के अधिनियम वो अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन और प्रशासनिक परिवर्तन हुए थे, जिसके आधार पर 1858 के बाद से 1947 तक के जितने भी अधिनियम पारित हुए थे वो सब ब्रिटिश ताज के अधीन पारित किए गए थे। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कंपनी के अंतर्गत कौन कौन से अधिनियमों को पारित किया गया है और उसके बाद देखेंगे ब्रिटिश ताज के अधीन कौन कौन से अधिनियमों को पारित किया गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको। ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ध्यान रखिएगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का रखा गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगा कि वर्ष ये जो 5 वर्ष दिया गया है कार्यकाल, ये आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, लेकिन 2019 की जो घटना चक्र की पूर्वावलोकन की जो बुक थी उसमें इसका कार्यकाल 4 वर्ष बताया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपडेट किया गया इसे 5 वर्ष है इसमें। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। ठीक है, कौन बना पहला गवर्नर जनरल बंगाल का? तो वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसके जो अन्य सदस्य थे, 4 सदस्यीय जो कार्यकारी परिषद थी उसमें कौन कौन से शामिल थे? तो फ्रांसिस थे, क्लेवरिंग थे, मानसन थे और बॉरवेल थे। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है, कई सारे नाम दिए जाएंगे आपको ऑप्शन में और आपसे कह दिया जाएगा जो कार्यकारी परिषद थी 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद, उसमें से कौन कौन से लोग थे जो शामिल नहीं थे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आपको परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक और असैनिक शासन का जो है अधिकार दिया गया तथा इसके प्रमुख मामलों यानी कि विदेश नीति में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का जो अधीक्षण करना भी इसके अंतर्गत रखा गया। ठीक है, जब उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया तो उसे मद्रास और बम्बई की जो प्रेसिडेंसी थी उसका अधीक्षण करने का भी अधिकार इसको दे दिया गया। इस एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया। ध्यान रखिएगा,
1773 के एक्ट के तहत 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, वो मुख्य न्यायाधीश कौन थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था एलिजा इम्पे। ध्यान रखिएगा, एलिजा इम्पे जो थे उसके मुख्य न्यायाधीश थे, इसको ध्यान रखना है आपको। और उसमें 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारत से उपहार लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया था। आपको इसके पीछे की कहानी मैं छोटी सी बता देता हूँ, क्योंकि जब बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, ठीक है, जब बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, उसके बाद जब द्वैध शासन की व्यवस्था आ गई थी, यानी कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय राजाओं के मध्य, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास राजस्व के अधिकार वगैरह थे, ब्रिटिश उनको दीवानी मिल गई थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, और राजाओं के पास दायित्व तो थे लेकिन अधिकार नहीं थे उनके पास, जिसकी वजह से अव्यवस्था बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अपने निजी व्यापार में लग गए थे और प्रशासनिक व्यवस्था बहुत तहस नहस हो चुकी थी, ठीक है। इसके बाद इस एक्ट को पारित करने के बाद उन पर नियंत्रण लगाया गया, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। ध्यान रखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। आपको ध्यान रखना है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कब किया गया है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किसके तहत किया गया है, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, ठीक है। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने और लागू करने के अधिकार को प्रदान किया गया, ठीक है। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां किसके तहत प्रदान की गई, तो 1786 के अधिनियम के तहत। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुए, ठीक है। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। ये आपके लिए अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। 1813 का चार्टर एक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर सवाल पूछा जाता है। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीयों को शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। आपको ध्यान रखना है किस एक्ट के तहत भारतीयों की जो शिक्षा थी उस पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी, तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कि अभी तक जो भारत से व्यापार करने वाली जो ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो वही केवल व्यापार करती थी, लेकिन अब ब्रिटिश के बहुत सारे लोगों को अब भारत से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया था, क्योंकि इसी समय ब्रिटेन में जो है औद्योगिक क्रांति अपना विशाल रूप ले रही थी। वहाँ कच्चे माल की ज़रूरत हो रही थी और जो तैयार माल था उसके लिए एक बृहद बाजार की ज़रूरत थी, तो इसीलिए अब सबको व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। बहुत सारे अभ्यर्थियों में यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है कि जो व्यापारिक जो अधिकार थे, चीन के साथ पूरे व्यापारिक अधिकार बने हैं। ध्यान रखिएगा, चीन के साथ पूरे व्यापारिक अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बने हैं और चाय के व्यापार पर अभी भी उनका एकाधिकार बना हुआ है, ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ध्यान रखिएगा, 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसके द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। इस एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता है, ठीक है। इसमें यह बात कही गई है। देश के शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। किस एक्ट के तहत देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया, इंपॉर्टेंट सवाल है ये,
तो ये 1833 के एक्ट के तहत, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य जो है वो समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी के जो व्यापारिक कार्य थे उनको समाप्त कर दिया गया है और भविष्य में उसे केवल अब राजनीतिक कार्य ही करने थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1833 के अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक कार्यों को समाप्त किया गया है और उसे अब केवल राजनीतिक कार्य करने का ही अधिकार प्राप्त था। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, 3 सदस्य पहले से थे और चौथा सदस्य जो था उस किसको शामिल किया गया है, वो लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया है। ठीक है, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें कानूनी सदस्य के रूप में सर्वप्रथम लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया है। इस एक्ट के तहत परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। आपको ध्यान रखना है, ये सेंटेंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस एक्ट के तहत विधायी शक्तियों को कार्यपालिकीय शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई? तो आपको ध्यान रखना है 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, भूलना मत, बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई। आगे चलकर भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जाना गया। विधि निर्माण के लिए गवर्नर जनरल की जो विधायी परिषद की स्थापना की गई थी उसे आगे चलकर कौन सा नाम दिया गया? भारतीय केंद्रीय विधान परिषद। ठीक है, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन की जो खुली प्रतियोगिता थी उसको शुभारंभ किया गया। किस एक्ट के तहत? 1853 के एक्ट के तहत। ठीक है, लेकिन इसकी जो बात की गई थी वो 1833 के एक्ट में ही बात कर दी गई थी, लेकिन प्रतियोगिताओं को जो आरंभ किया गया था वो 1853 के एक्ट के तहत आरंभ किया गया था। आपको ध्यान रखना है, भारत में यह प्रतियोगिता जो है पहली बार जो सिविल सेवा की हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी इलाहाबाद में। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये दिल्ली में हुई थी दूसरे नंबर पे। ठीक है, उसके बाद दिल्ली में हुई थी। चलिए इस पर जो आधारित महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको देख लेते हैं। अब आपको इन सवालों को करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? अभी हमने आपको बताया था कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम के तहत। लेकिन कब की गई थी? 1774 में। ध्यान रखिएगा, 1774 में की गई थी, लेकिन वो एक्ट कौन सा था? 1773 का। हमारा अगला सवाल जो है इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसकी स्थापना 1774 में की गई है। ठीक है, एलिजा इम्पे, ये नाम मैंने आपको बताया था, एलिजा इम्पे जो है इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। हमारा दूसरा सवाल जो है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? आपको सही कथन की पहचान करना है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई। जी बिल्कुल सही है। ठीक है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। क्या नाम बता रहा है? लेमेस्टर। लेमेस्टर तो नहीं बताया मैंने अभी मैंने आपको क्या बताया था? एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये वाला सेंटेंस तो जो है वो गलत हो जाएगा। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? केवल एक। ठीक है, इस तरह से आप अगर सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छे से जल्दी से सवाल आपको सॉल्व होते नज़र आएंगे, आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, चलिए हम अपना अगला सवाल देखते हैं। एक तरफ संस्थाओं की या घटनाओं को क्रम दिया गया है, एक तरफ उनके जो अधिनियम दिए गए हैं, किस अधिनियम के तहत इन चीज़ों को किया गया था इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें नियंत्रण परिषद की जो स्थापना हुई थी और उसके बाद दूसरा जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है। तीसरा, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की जो अनुमति है। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य के रूप में जो नियुक्ति है उसमें कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले आपको कहाँ पर देखना है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1773 के अधिनियम के तहत की गई थी। ठीक है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किसके तहत दी गई थी? तो ये दी गई थी 1813 के अधिनियम के तहत। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की जो नियुक्ति है किसके तहत की गई थी?
तो 1833 के तहत, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा अब आखिरी बचता है नियंत्रण परिषद की जो व्यवस्था है, नियंत्रण परिषद की व्यवस्था किसके तहत की गई थी, तो 1784 के अधिनियम के तहत। अब आपको यहाँ पर विकल्पों में मिला लेना है, ए का कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये और ये आपके ऑप्शन आ जाएंगे, ए का 2 हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इसके तहत बी का कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बी का कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको यहीं पर देखकर ये मार देना है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड ऐसे काम करते हैं, बी ऑप्शन इसका सही है। नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ईसाई मिशनरियों को जो है भारत में कार्य करने की अनुमति प्राप्त हुई थी। चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा जल्दी चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है और हमारा फोकस जो है सिनॉप्सिस पर किया गया है, इसकी वजह से आपको चीज़ें थोड़ा जल्दी जल्दी कवर हो जाएं, है ना। निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? ऐसे कौन से एक्ट थे, ऐसे कौन से संस्थाएं थी जिनके आधार पर भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो ये IAS 2018 का सवाल है, आपको ध्यान रखना है। 1813 का चार्टर एक्ट के तहत, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के तहत, प्राच्य और आंग्ल विवाद जो हुए थे शिक्षा के संदर्भ में, आपको ध्यान रखना है इन तीनों से है जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। इसके बारे में चलिए थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा को, ओरिएंटल शिक्षा कौन कौन सी होती है? तो ओरिएंटल शिक्षा वो होती है जो भारत में पारंपरिक रूप से चल रही थी, ठीक है। उसको ओरिएंटल शिक्षा के रूप में जाना जाता है, पारंपरिक शिक्षा के रूप में जाना जाता है, कि प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया, पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ध्यान रखिएगा, आपसे सवाल इस तरह से बन सकता है कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन कब किया गया है? तो यह किया गया है 1823 में किया गया है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य मैं आपको बता देता हूं, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी क्या थी? शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का जो अनुदान है उसको देना था। 1813 के अधिनियम के तहत 1 लाख रुपए खर्च करने की बात तो की गई थी, लेकिन उस 1 लाख रुपए को देने की जिम्मेदारी किस पर दी गई है? जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन पर, ठीक है। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिसमें आंग्ल एवं प्राच्य दोनों शिक्षा माध्यमों के समर्थक थे। आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के जो नेता थे वो ट्रेवेलियन थे। आपको ध्यान रखना है, आंग्ल प्राच्य विवाद में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के जो नेता थे वो ट्रेवेलियन थे, और जबकि HT प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे, ठीक है। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है 1828 से 1835 तक का इनका शासनकाल था। इनके शासनकाल में ही 7 मार्च 1835 को, ध्यान रखिएगा कब, 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी भाषा को जो है उच्च शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। ध्यान रखिएगा, ये डिक्लेरेशन कब पारित किया गया था? तो 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसको स्वीकृत कर लिया गया है इस तारीख को, और इसी के आधार पर भारत में अंग्रेजी शिक्षा को जो है, अंग्रेजी की जो लैंग्वेज है उसको उच्च शिक्षा का जो है माध्यम बना दिया गया, ठीक है। हमारा अगला सवाल जो है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया है? तो किस अधिनियम के तहत? अभी हमने आपको बताया था, तो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए थे। भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे, ऐसा उसे आदेश दिया गया, ठीक है। हमारा अगला सवाल जो है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया?
बार बार वही सवाल रिपीट हो रहे हैं, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। वही सवाल, केवल भाषा थोड़ी सी बदली जा रही है, बाकी सवाल रिपीट हो रहे हैं। इसलिए यदि आप इन्हें अच्छे से कर लेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा चांस है कि जो भी सवाल इनसे आसपास से आएंगे आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के तहत भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त किया गया है? अभी हमने आपको बताया 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। हमारा अगला सवाल जो है, चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में आपको हमने क्या बताया था, 1813 का चार्टर एक्ट कितना महत्वपूर्ण है उससे देख लीजिए। लगातार सवाल बन रहे हैं, ठीक है, और सवाल रिपीट भी हो रहे हैं। 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसके बारे में हमें थोड़ा देखना है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, और व्यापारिक एकाधिकार जो था और चाय का जो व्यापार था उसके साथ चीन के जो व्यापार को छोड़कर सबको समाप्त कर दिया है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, इसने कंपनी के द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है, भारत का राजस्व जो है अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया है। तो इसमें कौन कौन सा सही है, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। भारत का जो राजस्व है अब ब्रिटिश के नियंत्रण में आ गया था, ऐसी बात कोई नहीं है। ये चीज़ जो है 1858 में ही आई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1813 में नहीं आई थी ये बात। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, ये आ गया था 1858 में, ठीक है। इसको अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन ये दोनों सही हैं, इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा है और बाकी चीज़ों को समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को और सुदृढ़ किया गया, ठीक है। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्प 1 और 2 सही हैं, परंतु 3 सही नहीं है। क्योंकि तीसरा सही क्यों नहीं है ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि भारत का राजस्व 1858 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया था, जबकि ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना है तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का भी गठन किया गया है। काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया है आपको ध्यान रखना है, तो 1858 में किया गया है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पद बनाया गया है ये भी 1858 में बनाया गया है। किस लिए बनाया गया है, क्योंकि उस समय जो राजस्व था 1858 में उसको नियंत्रण करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है? किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को प्रशासन में हिस्सा लेने के लिए थोड़ी भागीदारी दी गई थी? तो यह दी गई थी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा कौन सी है? वो धारा 87 है, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को उस अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं समझा जाएगा, ठीक है। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन ने 1833 के एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी का जो है मुख्य आधार बनी। आज आप भी अपने संविधान में इस बात को देखते होंगे, जब आप 15-16 अनुच्छेद को पढ़ते हैं तो उसमें इस बात का जिक्र आता है कि धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण इनके आधार पर किसी को सरकारी नौकरी से जो है वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये मुख्य आधार है आज भी। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम अपना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो कंपनी के अधीन जो भी अधिनियम पारित किए गए थे उनसे संबंधित जो सवाल थे उनको हमने देख लिया है। अब हम देख लेते हैं ब्रिटिश ताज के शासन के अधीन जो पारित अधिनियम हुए थे उनको देख लेते हैं। ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। आपको ध्यान रखना है, भारत शासन अधिनियम 1858 का जो है
उसके आधार पर भारत का जो शासन था ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था। यानी कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो पहले शासन चलता था, अब उसको सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया है। ठीक है, गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गवर्नर जनरल को, जैसे पहले भारत का गवर्नर जनरल बनता था, अब भारत के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? भारत का वायसराय। जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम वायसराय बना। इस अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। आपसे सीधा सा सवाल बन सकता है कि भारत के राज्य सचिव का पद जो है किस अधिनियम के तहत सृजित किया गया, तो आपको क्या बताना है? 1858 के अधिनियम के तहत। ठीक है, 1858 के अधिनियम के तहत, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी, भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत हुई। आपको ये बात ध्यान रखना है कि भारत परिषद अधिनियम 1861 जो है, उसके आधार पर भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की प्रक्रिया जो है कानून बनाने के संदर्भ में उनको शुरू किया गया है। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियाँ देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। आपको ये बात ध्यान रखना है कि 1861 के अधीन जो अधिनियम था, उसके आधार पर मद्रास एवं बम्बई की जो प्रेसिडेंसियाँ थी, उनकी विधायी शक्तियों को उन्हें वापस कर दिया गया है और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया जो है फिर से शुरू की गई है। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए भी अधिकृत किया। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार सवाल पूछा गया है कि वायसराय को आपातकाल के समय में अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है किस अधिनियम के तहत दी गई है, तो 1861 के अधिनियम के तहत। ठीक है, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या जो है बढ़ा दी गई है। केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या जो बढ़ाई गई है, किस अधिनियम के तहत बढ़ाई गई है, तो बढ़ाई गई है 1892 के अधिनियम के तहत। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से 6 दिन पूर्व की नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय विधान परिषद में जो भारतीय सदस्य थे, उन्हें वार्षिक बजट पर जो बहस करने का अधिकार और सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार। यानी कि जब किसी को प्रश्न पूछना होता था तो पहले वो सरकार को 6 दिन पहले नोटिस जारी देता था। उसके बाद यदि सरकार उसे स्वीकृत करती थी कि प्रश्न पूछने के लायक है, तो वह व्यक्ति जो है अपना प्रश्न पूछता था। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। ध्यान रखिएगा, 1892 के तहत जो है पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार जो है और मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। यानी कि जैसे कोई विधेयक होता है, वो पारित होने के संदर्भ में लास्ट में वोटिंग की जाती है, मतदान किया जाता है, तो मतदान का भी अधिकार नहीं था भारतीयों को और पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं था। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये सवाल कई बार पूछा गया है। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन की पद्धति का जो है आरंभ किया गया है। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी, यह जो है सबसे पहले सीमित अर्थों में निर्वाचन की पद्धति का आरंभ किसके तहत किया गया था, तो किया गया था 1892 के अधिनियम के तहत। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, जो इसकी महत्वपूर्ण एक विशेषता थी। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है उसमें भारतीयों को पहली बार कब शामिल किया गया है, तो शामिल किया गया है 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत। और इसमें शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है इसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय सदस्य थे जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल हुए थे।
इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्तियों को बढ़ाया गया है। ठीक है, इस अधिनियम के तहत केंद्रीय क्षेत्र की और प्रांतीय क्षेत्र की जो विधायी शक्तियां थी उनको बढ़ाया गया है। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों पर विवेचना करने, प्रस्ताव लाने और प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ध्यान रखिएगा, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया है? तो 1909 के अधिनियम के तहत। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को प्रावधान किया गया है। ध्यान रखिएगा, मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व के लिए निर्वाचन का जो आधार था, अधिकार था, उसको कब दिया गया है? 1909 के अधिनियम के तहत। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। ध्यान रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है और इसके माध्यम से ही पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया था। दोस्तों, यहाँ पर हमारी कोशिश ये है कि एक ही चीज़ को कई बार कई एंगल से पढ़ने का प्रयास इसलिए है कि आपको चीज़ें यहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाएं, आपको अलग से ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी इसे लागू कर दिया गया था। आपको ध्यान रखना है, 1909 में केवल मुसलमानों के लिए दिया गया था, लेकिन 1919 में जो है सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को और यूरोपियों के लिए भी जो है निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को कब लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया है 1919 में। ठीक है, और उसके बाद इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। ये द्विसदनीय जो केंद्रीय विधानमंडल थी वो समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून को क्या है कर सकती थी, बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि प्रांतों में द्वैध शासन की जो प्रणाली थी उसको लागू किया गया है। प्रांतीय विषयों को दो भागों, आरक्षित और हस्तांतरित भागों में बांट दिया गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। आपसे सवाल पूछा जा सकता है सीधा सा, उत्तरदायी शासन शब्द का जो है पहली बार प्रयोग कब किया गया है? तो 1919 के अधिनियम में इसका पहली बार प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करना था और बाद में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना था। आपको ध्यान होगा कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी के संदर्भ में एक जो हंटर कमेटी बनाई गई थी, उसने अपने बहुत सारी सिफारिशों को जो है प्रस्तुत किया था और इस 1919 के अधिनियम में जो कई सारे सुधार किए गए थे, अंग्रेज़ों के आधार पर जो सुधार हुए थे, उनकी जांच करने के लिए 10 वर्ष पर एक कमेटी फिर से गठित की जाएगी जो इसकी समीक्षा करेगी। उसकी बात कर रहा है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। ये भी सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना कब की गई है, किस अधिनियम के तहत की गई है? तो 1935 के अधिनियम के तहत। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, लेकिन केंद्रों में द्वैध शासन की प्रणाली जो है लागू की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। प्रांतों में द्वैध शासन को कब समाप्त किया गया है? तो 1935 के अधिनियम के तहत, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन की प्रणाली इसी के तहत लागू की गई थी। भारत में नए मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, इसी अधिनियम के तहत भारत में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य कार्य क्या था? मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण करना था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसी अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। किस अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत।
इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। 1935 के अधिनियम के द्वारा ही बर्मा को जो है ब्रिटिश भारत के क्षेत्र से अलग कर दिया गया तथा दो नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया था। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था को भी लागू किया गया था। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, वैसे इसके चांस थोड़ा कम ही हैं, कि भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किस अधिनियम के तहत किया गया, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। इसने वायसराय का पद जो है समाप्त कर दिया और दो डोमिनियन राज्यों को में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। वो दोनों डोमिनियन राज्य कौन कौन से थे? एक पाकिस्तान था और एक अपना भारत था। ठीक है। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि को से जो है भारत का सम्राट शब्द जो है समाप्त कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश शाही उपाधि से जो है भारत का सम्राट शब्द जो है समाप्त कर दिया गया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अधिनियम के तहत इसको समाप्त कर दिया गया। चलिए दोस्तों, इसके आधार पर जो है हम कुछ सवालों को देख लेते हैं। ये सवाल जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ पीसीएस का है। इसमें के जो विकल्प हैं काफ़ी जटिल हैं। इसमें इनकी प्रकृति ही ऐसी है कि कुछ ऐसा सवाल पूछते हैं कि जो बूझो तो जाने, ऐसी पहली टाइप में पूछते हैं सवाल। तो चलिए देख लेते हैं। लेकिन अगर इन दो आगे के दोनों सवालों में अगर आपको असुविधा हो तो बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, क्योंकि आपकी अन्य परीक्षाओं में जो है ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, अक्सर नहीं पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं इसको। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करना है। इसमें पहला विकल्प क्या है? इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई थी। क्या बोला है? कुल सदस्यों की संख्या जो है 7 हो गई थी, 7 नहीं हुई थी। ये गलत सेंटेंस है। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई थी। ये सही है। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। ये बात बिल्कुल सही है। प्रांतीय और केंद्रीय जो विषय थे उनमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखा गया। ये भी सवाल सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को पोर्टफोलियो प्रणाली पर कार्य करने वाली कैबिनेट में बदल दिया गया, जिसमें राजस्व, सैन्य, कानून, वित्त और गृह विभागों के प्रमुख के रूप में 5 सदस्य शामिल थे। उसमें क्या बोला था? 7 सदस्य हो गए थे, इसलिए गलत था, क्योंकि ये 5 सदस्य ही शामिल थे। 1874 में इसमें जो है 6ठा सदस्य कौन शामिल हो गया था? लोक निर्माण विभाग। ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्य के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 की रख दी गई थी, जिन्हें गवर्नर जनरल द्वारा 2 वर्ष की अवधि के हेतु नामित किया जाता था। इस अतिरिक्त सदस्यों में से कम आधे गैर सरकारी होने थे। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया था। ये इसका एक्सप्लेनेशन था जो मैंने आपको बता दिया है। इसके आगे वाले सवाल भी काफ़ी उलझाऊ सवाल है, इसलिए आपको ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए और उनके बारे में विचार करिए। ठीक है। इस 1892 के अधिनियम के बारे में बात कर रहा है। इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया था। ये सही नहीं है। ठीक है। कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5 थी। ये भी सही नहीं है। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। मैंने आपको क्या बोला था? आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए पूरक प्रश्न पूछने का जो अधिकार है वो 1892 के अधिनियम में देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 1909 के अधिनियम के तहत पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। तो ये भी गलत है। इसमें कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं थोड़ा। भारत परिषद अधिनियम 1892 को ब्रिटिश संसद में से पारित होने के बाद 20 जून 1892 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई, जबकि यह कब लागू हुआ था? 3 फरवरी 1893 को। उसमें लागू होने की डेट को क्या दिया गया था? 20 जून 1892, लेकिन यह लागू हुआ था 3 फरवरी 1893 को, इसलिए पहला जो ऑप्शन था वो गलत है। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी कार्यों हेतु अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम 10 और अधिकतम कितनी कर दी गई थी? 16 कर दी गई थी। इन अतिरिक्त सदस्यों में से कम आधे गैर सरकारी होने थे
तत्संबंधी विनियमों के तहत इन अतिरिक्त सदस्यों में से 6 सरकारी सदस्यों और 10 गैर सरकारी सदस्यों की व्यवस्था की गई है। उल्लेखनीय है कि इन गैर सरकारी सदस्यों में भारतीय और यूरोपीय दोनों क्राउन के सैन्य और नागरिक सेवा में ना हो ऐसे व्यक्तियों को शामिल करने की बात कही गई थी। 1892 के अधिनियम के तहत सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व की नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार तो था, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार जो था वो नहीं था। मैंने आपको पहले ही क्लियरली बताया था ये बात, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत है, इसमें कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है। अब हमारा अगला सवाल जो है उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी? बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दी गई थी? तो ये 1892 के अधिनियम के तहत दी गई थी। मैंने आपको बताया है पहले से ही। दोस्तों हमने जो पॉइंट आपको बताए हैं कि आपको उन चीज़ों को ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। अक्सर आप उन्हीं से सवाल बनते देख रहे हैं और सवाल रिपीट होते भी देख रहे हैं, इसलिए उसको आगे की चीज़ों को देखने के बाद, सिनॉप्सिस को देखने के बाद आगे के सवालों को सॉल्व करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसे बहुत अच्छे से ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत जो है बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति तो दी गई थी, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल जो है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई थी? सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था थी वो पहली बार किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार के तहत की गई थी। इसी के आधार पर जो है मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था से जोड़ा गया था। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1909 मॉर्ले मिंटो सुधार के द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। इसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का जो है प्रावधान किया गया था। 1909 का अधिनियम किस चीज़ से संबंधित था? तो किस चीज़ से संबंधित था? तो पृथक मताधिकार के क्षेत्र को लागू करने से संबंधित था। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपने जो पढ़ा है पीछे, अब कितनी जल्दी वो सवाल सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप सीधे सवाल सॉल्व करते, उनका एक्सप्लेनेशन पढ़ते, तो आपको वक्त भी लगता और चीज़ों को याद करना पड़ता, ज़्यादा से ज़्यादा याद करना पड़ता। अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी, उम्मीद करता हूँ ऐसा। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? संघीय न्यायालय की स्थापना भारत में कब की गई थी? मैंने आपको वहाँ पर फोकस करने के लिए बोला था, तो किसके तहत की गई थी? ये की गई थी 1935 के अधिनियम के तहत। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के तहत की गई थी, लेकिन इसमें 1935 का कोई अधिनियम है नहीं, इसलिए इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937, ये डेट एग्जैक्ट आपको ध्यान रखना है। 1 अक्टूबर 1937 को भारत में संघीय न्यायालय की जो स्थापना है किस अधिनियम के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस जो हैं गोयर थे। संघीय न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो मॉरिस गोयर थे। ये सवाल आपसे बन सकता है। उपर्युक्त विकल्पों में से भारत सरकार अधिनियम नहीं होने के कारण जो है विकल्प डी को चुना गया है। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1937 में स्थापित किया गया था, अभी आपने देखा है। केंद्र में द्वैध शासन की जो व्यवस्था है किस अधिनियम के तहत लागू की गई थी? केंद्र में द्वैध शासन, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, प्रांतों में द्वैध शासन नहीं, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो ये की गई थी, किसके तहत की गई थी? ये की गई थी 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केंद्र में द्वैध शासन की जो व्यवस्था थी 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ, भारत संघ जिसे फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध जो था कब किया गया था? 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। लेकिन केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया था, आरक्षित यानी कि रिजर्व्ड और हस्तांतरित जिसे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के रूप में जाना जाता था। ठीक है, हमारा अगला सवाल कौन सा है?
निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किसके तहत स्थापित किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत। फिर से वही सवाल रिपीट हुआ है। हमारा अगला सवाल है 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? 1919 का जो अधिनियम है भारत शासन अधिनियम, उसकी मुख्य विशेषता कौन कौन सी है? प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की प्रणाली। प्रांतों में, ध्यान रखिएगा, प्रांतों में द्वैध शासन कब? 1919, बिल्कुल सही है ये। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ये गलत है क्योंकि इसको कब किया गया था? तो 1909 में ही कर दिया गया था। केंद्र द्वारा प्रांतों में विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था 1919 के द्वारा, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन 1 और 3 सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है। दोस्तों एक्सप्लेनेशन को अब हम जल्दी जल्दी थोड़ा इसलिए पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमने पीछे चीज़ों को देख लिया है और ज़्यादा से टाइम लगाने का कोई बहुत मतलब नहीं है क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था, इसलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन, ध्यान रखिएगा, राज्यों में द्वैध शासन डायरार्की की व्यवस्था की गई है, ठीक है, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित जो विषय थे प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित जो विषय थे वो उनका उत्तरदायित्व जो है प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया था, ठीक है। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय और प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था का प्रश्न है, तो यह प्रावधान जो है 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियन के लिए भी इसे विस्तारित कर दिया गया, ठीक है। हमारा अगला सवाल जो है, भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन डायरार्की का सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? डायरार्की का सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये निर्दिष्ट करता है प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को 2 प्रवर्गों में क्या कर देना है? विभाजन कर देना है, ठीक है। प्रांतों में जो प्रत्यायोजित विषय थे उनको 2 वर्गों में विभाजित कर देना द्वैध शासन के संबंध में निर्दिष्ट करता है। हमारा अगला सवाल जो है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व्ड, अंतरित, ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। इनमें से आरक्षित विषय कौन कौन से थे ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आरक्षित विषय कौन कौन से थे? न्याय प्रशासन, ठीक है, और दूसरा विकल्प क्या है? स्थानीय स्वशासन, तीसरा भू राजस्व, पुलिस। लेकिन आपको ध्यान रखना है न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस, ये तीनों जो हैं आरक्षित विषयों के अंतर्गत रखे गए थे और स्थानीय स्वशासन जो था वो आंतरिक ट्रांसफर्ड विषय के अंतर्गत इसको रखा गया था। चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही है। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा इसका। भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक प्रमुख विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। इस प्रणाली के तहत प्रांतीय सरकारों के कार्यों को 2 भागों आरक्षित और आंतरिक हस्तांतरित जो है में विभक्त किया गया था। आरक्षित विषयों के अंतर्गत न्याय प्रशासन, भू राजस्व, वित्त, पुलिस, सिंचाई आदि को रखा गया, जबकि हस्तांतरित विषयों के तहत स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि को रखा गया है। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व जो है प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को दिया गया है। आपको यहाँ पर 2 चीज़ें और थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है कि आरक्षित विषयों के अंतर्गत किनको शामिल किया गया है। तो इसमें न्याय प्रशासन, भू राजस्व, वित्त, पुलिस और सिंचाई को, ठीक है, जबकि हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है? स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि को, ठीक है। इनसे आपसे भविष्य में सवाल बन सकते हैं। किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई? प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई? तो 1919 के अधिनियम के तहत की गई है, ये आपने पहले ही देख लिया है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय विधान पालिका यानी कि केंद्रीय स्तर पर विधान पालिका की जो बात की जा रही है वो पहली बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी?
तो ये कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 1919 के अधिनियम के तहत, ठीक है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधानपालिका की व्यवस्था की गई है। ऊपरी सदन राज्य परिषद, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट, इसकी अवधि जो है प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक थी, ठीक कहलाता था। तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी होते थे। निचला सदन जो था केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था, जो अपनी प्रथम बैठक से 3 वर्ष के लिए होती थी। आपको 2 चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसमें ऊपरी सदन जो था वो राज्य परिषद, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था, ये जब अपनी पहली बैठक करती थी उसके बाद से उसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता था। लेकिन निचला सदन जो था केंद्रीय विधानसभा, जिसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था, ये अपनी प्रथम बैठक से इसका कार्यकाल क्या होता था? 3 वर्ष का होता था। भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसके में जो है मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित थे, 40 मनोनीत थे, जिसमें से 26 सरकारी होने थे। ध्यातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन के हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 निर्वाचित और 27 को मनोनीत किए जाने का प्रावधान था। यहाँ पर आपको बहुत इस फैक्ट के पड़कच्चे में नहीं पढ़ना है, इतना आपसे कोई परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, अभी तक तो नहीं पूछा गया है, तो इसलिए आप ज़्यादा इसे तनाव ना लीजिएगा। हर चीज़ के इतना फैक्ट है, ठीक है। जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़कर पहले 143 फिर बाद में 145 कर दी गई। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक बरार से, ध्यान रखिए बरार एक क्षेत्र था, से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बरार से मनोनीत होने वाले जो सदस्य थे उनके निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया गया था, ठीक है। चलिए अपना अगला सवाल देख लेते हैं। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका के लिए लाया गया था? तो ये 1919 में लाई गई थी केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। देखिए दोस्तों कितने ज़्यादा सवाल रिपीट हो रहे हैं, आप खुद देख लीजिए, इसलिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए घटना चक्र। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। ध्यान रखिएगा, सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति नहीं की गई थी, ठीक है, ये गलत है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था, ठीक है, ये वाला सेंटेंस जो है सही है, दूसरा नंबर जो है सही है। लेकिन ये सभी महिलाओं के लिए नहीं की गई थी, कुछ चुनिंदा महिलाओं के लिए किया गया था, जो जिनके पास संपत्ति होती थी, शिक्षित थी, इसके बारे में बात की गई। चलिए इसके बारे में विस्तार देख लेते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था। 1919 के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, ये बात आपको ध्यान रखना है, परंतु यह सीमित वर्ग की महिलाओं के लिए ही था। सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार का अधिकार नहीं था, एग्जैक्ट क्लियरली बताया गया है, इसलिए जो कथन ए है वो सही नहीं है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं, श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का जो है प्रावधान किया गया है। विधानमंडल में जो सीटें थी उनके लिए आरक्षित कर दी गई थी, इसलिए दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 के भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया, जो कि भारत में होनी थी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का जो प्रतिशत था वह यूरोपियों से अधिक था। आपको बताना है इसमें से कौन सा उत्तर जो है वो सही है। तो ये दोनों सही हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 में जो है भारतीय सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा का जो है प्रावधान करने की बात की गई थी, जो कि भारत में होगी, ये ठीक है, बिल्कुल सही है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में, ध्यान रखिएगा, भारतीयों का जो प्रतिशत था वो यूरोपियों से अधिक था। ये आपको लगता होगा कि ये थोड़ा गलत है, लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा ICS का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ है।
ध्यान रखिएगा, ये जो आधुनिक, ये भी आज भी मेरिट आधारित है। ये ICS की जो परीक्षा है इसका प्रारंभ जो है 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग का जब गठन हुआ था उसके साथ ही प्रारंभ हुआ था। 1855 से इस प्रतियोगी परीक्षा को लंदन में आयोजित किया जाने लगा। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 में ICS की परीक्षा भारत में भी होना प्रारंभ हो गई। पहले इलाहाबाद में, उसके बाद दिल्ली में हुई थी। मैंने आपको ये बताया था, पहले ये परीक्षा कहाँ पर हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी और उसके बाद दिल्ली में हुई थी। 1930 के दशक के अंत तक यूरोपियों का जो उपलब्धता थी भारतीय सिविल सेवा के लिए कम होती गई। इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का जो प्रतिशत था यूरोपियों से अधिक हो चुका था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये रिपीट भी हो सकता है। किस अधिनियम के तहत 120 सदस्यों वाले चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई है? तो 1919 के अधिनियम के तहत। ठीक है, वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति मिलने के साथ 23 दिसंबर 1919 को ब्रिटिश किंग जॉर्ज V की उद्घोषणा के माध्यम से भारतीय रियासतों के लिए 120 सदस्यों वाले चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस, जिसे नरेंद्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है, इसकी व्यवस्था की गई। इसका उद्घाटन फरवरी 1921 में किया गया था। नरेंद्र मंडल क्या था? ये राजे महाराजाओं से संबंधित था, इन पर इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल देखते हैं। केंद्रीय विधानसभा का या के निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत आगे के कौन कौन से जो चुनाव हुए थे, कौन कौन से हुए थे? एक तो पहला तो 1926 का हुआ था और दूसरा कौन सा हुआ था? 1945 का। 1926 और 1945 में जो चुनाव हुए थे वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुए थे। ठीक है, प्रश्नगत वर्ष से 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत सरकार अधिनियम जो था 1919 के तहत हुआ था। हमारा अगला सवाल जो है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया है? तो अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया है? तो 1945 में। 1919 के अधिनियम के तहत अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया है? तो 1945 में। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन 1945 में आयोजित किया गया है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कहाँ से प्रेरित है? तो राष्ट्रपति की जो अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति है वो 1935 के अधिनियम से प्रेरित है। अभी आपको लग रहा होगा कि हमने अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस में बताई थी? 1861 में बताई थी, लेकिन ध्यान रहे कि ये राष्ट्रपति, वर्तमान में जो भारत का राष्ट्रपति है, इसकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहाँ से प्रेरित है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम से प्रेरित है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 123 के तहत भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अगला सवाल जो है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो है किस अधिनियम के तहत प्रवृत्त किया गया है? तो ये प्रवृत्त किया गया 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा पारित किया गया है। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की जो है व्यवस्था की गई थी। आप सभी लोगों ने इसे पहले ही पढ़ा है। भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन हुआ था ये किस योजना पर आधारित है? तो ये आधारित है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम पर।
ठीक है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन कई बार इतना बड़ा दे दिया जाता है कि चीज़ें काफ़ी टाइम वाली हो जाती हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का जो है विभाजन किया गया था। इसके अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, केंद्र में द्वैध शासन की जो व्यवस्था थी वो व्यवहारिक रूप में अप्लाई नहीं हो पाई थी। ठीक है, इसके तहत प्रांतों में आरक्षित और हस्तांतरित विषयों का विभाजन समाप्त कर विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद के माध्यम से प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात किया गया है। इनमें से एक अखिल भारतीय महासंघ, भारतीय संघ जिसे फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, को स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस भारत संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर के प्रांतों, देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी थी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां जो हैं गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां जो हैं किसको प्रदान की गई थी? तो वो प्रदान की गई थी गवर्नर जनरल को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से कौन सी नहीं थी? ध्यान रखिएगा, 1935 के अधिनियम की जो है मुख्य विशेषता नहीं थी, कौन सी थी वो? पहला ऑप्शन है, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ की जो है स्थापना का प्रावधान था, बिल्कुल सही है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, ये गलत है। अवशिष्ट विषय किसको प्रदान किए गए थे? गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए थे, ये ध्यान रखना है। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, बिल्कुल सही है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की प्रणाली को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की प्रणाली को क्या है लागू किया, ये भी सही है। इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की है? किसके तहत जो है भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई है? तो किस अधिनियम के तहत हुई है? तो वह हुई है 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1935 के अधिनियम के तहत। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में कब लागू किया गया? संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। दोस्तों देखिए, केवल भाषा को चेंज किया जा रहा है, सवाल बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ को स्थापित करने का प्रावधान किसमें शामिल किया गया था? अभी हमने आपको बताया था 1935 के अधिनियम में इसे शामिल किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी? संघीय शासन की व्यवस्था कब किस अधिनियम के तहत की गई थी? 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी। लगातार सवाल रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, आप इसे देख लीजिएगा। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको प्रदान की गई थी? तो अवशिष्ट शक्तियां जो हैं गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। अभी लास्ट पॉइंट हमने हाईलाइट किया था, वही सवाल है। ये 2008 में यूपी पीसीएस में और 2018 में यूपीएससी में सवाल पूछा गया है, देखिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं अपना। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली जो थी वो किस प्रकार की प्रणाली थी? अब इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि अखिल भारतीय संघ था, ऑल इंडिया फेडरेशन था, कि फेडरेशन ऑफ इंडिया था, भारतीय संघ था, या संयुक्त भारत था, यूनाइटेड संघ था, भारतीय परिसंघ था, इंडियन कॉन्फेडरेशन था। इसमें से जो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत संघीय प्रणाली की व्यवस्था की गई थी वो थी भारतीय संघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय संघ। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली भारतीय संघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया थी, जिसका निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, चीफ कमिश्नर के प्रांतों, देशी रियासतों से मिलकर होना था। प्रस्तावित भारतीय संघ द्विस्तरीय होना था, ठीक है, जिसमें एक केंद्रीय कार्यपालिका और संसद तथा इसके नीचे प्रांतों या एवं जो रियासतें थी उनकी सरकारों का प्रावधान था।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर जो है अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन दिया गया है, जो कि गलत है। ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय संघ नहीं था, ये फेडरेशन ऑफ इंडिया था, भारतीय संघ। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं था? 1935 के अधिनियम के तहत किसे महत्वपूर्ण जो और स्थायी अवयव नहीं माना गया था, वो कौन था? देश के लिए एक लिखित संविधान, क्योंकि आप सभी को पता है 1935 के अधिनियम के तहत इसका प्रावधान नहीं था। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं किया गया था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन के द्वारा, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, संविधान का भारत के लिए जो संविधान होगा उसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर किया गया था? क्रिप्स मिशन में किया गया था। अन्य 3 विकल्पों में भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है संबंधित हैं। वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का जो है मुख्य स्रोत है। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से भारतीय संविधान में जो है लगभग 250 से ज़्यादा अनुच्छेदों को यथावत स्थान दिया गया है भारतीय संविधान में, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है भारतीय संविधान के हिसाब से, और यह भारतीय संविधान का जो है मुख्य स्रोत के रूप में माना जाता है। कई बार तो यह भी कहा जाता है कि यह मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम की मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं, जैसे संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्रों एवं प्रांतों में शक्तियों का जो विभाजन था उसे फेडरल न्यायालय की स्थापना। ये सारे प्रावधान जो हैं 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ही भारतीय संविधान में जो है ग्रहण किए गए थे। ठीक है, आज का हमारा जो है लास्ट सवाल है और इससे हम अपने टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ है? तो बर्मा भारत से अलग किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1937 में, कब? 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो संवैधानिक विकास का जो इतिहास था संविधान एवं राज्य व्यवस्था में, उस टॉपिक को हमने कवर कर लिया है और हमारी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि आपको यह हमारा प्रयास पसंद आए, तो हमारी मेहनत पसंद आए, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना भाई समझकर, दोस्त समझकर अपना छोटा सा सपोर्ट दिखाइएगा और अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, जिससे हम आगे की चीज़ों को सुधार कर पाएँ और आप सभी लोगों के लिए नया सेशन लेकर के आ पाएँ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।